हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका सीए फाइनल में। तो आज हम को बताएंगे इस सब्जेक्ट में बेसिक क्या क्या है और कैसे कैसे हम लोग इसको कवर करेंगे। तो ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी ये पहले कॉस्टिंग के नाम से होता था पेपर। तो ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसके अंदर लगभग 70 नंबर का कॉस्टिंग आता है और 30 नंबर का ऑपरेशनल रिसर्च आता है। और इसमें भी 70% प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल जिसको कहते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं और 15% प्रैक्टिकल थ्योरी एंड 15% कंसेप्चुअल थ्योरी। ये रहता है बेसिकली। हालांकि ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है सिलेबस में कि 70 का आएगा, लेकिन नॉर्मली ये जनरली एग्जामिनेशन का पैटर्न रहता है। ओके, अब हम समझेंगे इसमें क्या क्या कवर हम लोग करते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमारा होता है रिलीवेंट कॉस्ट, उसके बाद में मेक और बाय डिसीजंस, की फैक्टर्स, मेक और बाय डिसीजंस होते हैं, की फैक्टर्स हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ट्रांसफर प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बस्टरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बस्टरी कंट्रोल, एबीसी एनालिसिस, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और बाकी कुछ और चैप्टर्स हैं लाइक TQM, GIT, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जस्ट इन टाइम, लाइफ साइकिल, बैलेंस स्कोर कार्ड्स, ये बैलेंस स्कोर कार्ड, टारगेट कॉस्टिंग,
थ्रूपुट कॉस्टिंग। तो ये आपका कवर करता है अराउंड, ये कवर करता है कॉस्टिंग 70 मार्क्स का। ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर करती है। बाकी हम आपको 30 नंबर का ओआर है, तो वो नेक्स्ट माइंड मैप के अंदर हम आपको बताएंगे क्या क्या है ओआर में। तो अभी हमें कवर करना है कॉस्टिंग के अंदर क्या क्या रिलीवेंट कॉस्ट, मेक और बाय डिसीजन की फैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ट्रांसफर प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, थ्रूपुट कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, बैलेंस स्कोर कार्ड, लाइफ साइकिल, जेआईटी, जस्ट इन टाइम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एबीसी एनालिसिस। बस यानी कुल मिला के हमारे को ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है दैट इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, यानी अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। बेसिकली हमको डिसीजन लेने, डिसीजन मेकिंग, कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग, ओके, जो कॉस्टिंग के बेसिस पे जो डिसीजंस होते हैं। बाकी मैनेजमेंट जो डिसीजन लेता है वो वेरियस अदर फैक्टर्स होते हैं। तो हमें इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर इन पार्ट्स के अंदर, जिसको हम कहें नंबर 1 रिलीवेंट कॉस्टिंग, मेक और बाय डिसीजंस, की फैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, थ्रूपुट कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, बैलेंस स्कोर कार्ड, लाइफ साइकिल, जस्ट इन टाइम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मार्जिनल, एबीसी, यानी ये जो है 15 एस्पेक्ट्स फॉर द डिसीजन मेकिंग हमें कवर करनी है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमारे 2 तरह के लेक्चर्स होंगे। एक होगा कंसेप्चुअल, दो तरह के लेक्चर्स होंगे। तो जो लेक्चर्स होंगे, एक तो होंगे कंसेप्चुअल, जिसमें हम आपको कंसेप्ट्स बताएंगे, और दूसरे में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बताएंगे। तो आपको कंसेप्ट्स के लिए अपने नोट्स अलग बनाने हैं, अलग नोट्स की अलग डायरी या रजिस्टर रखिए। और बाकी आप प्रैक्टिकल के लिए अलग बड़ा रजिस्टर रखिए, जिसके अंदर आप, ठीक है, तो इसमें रजिस्टर एक होगा क्लास क्वेश्चंस के लिए और एक होगा होमवर्क क्वेश्चंस के लिए। इस तरह यदि आप मैनेज करेंगे तो एग्जाम टाइम के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कंसेप्ट्स के आप अलग नोट्स बनाइए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो क्लास के अंदर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उनका अलग रजिस्टर बनाइए, और जो होमवर्क आप करते हैं और उनके क्वेश्चंस हैं उनका अलग रजिस्टर बनाइए। इस तरह आपको 3 पार्ट्स के अंदर आपको इसकी सारी नोटिंग करनी है, ओके, जिससे कि एग्जाम टाइम पे आपको आसानी रहे। ओके, तो जो ई बुक प्रोवाइड की जाएगी उस ई बुक को आप स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपको फर्दर स्टडी करनी है तो आप हॉर्नग्रेन की बुक ले सकते हैं या कॉलिन ड्रग की बुक ले सकते हैं, क्योंकि जो इंडियन बुक्स हैं या इवन अपना स्टडी मटेरियल है ना, that will not be much useful for you
तो आप इस ई बुक से स्टडी करेंगे और इन लेक्चर्स को सुनेंगे, उससे आपको ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, तो ये आपने समझा। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि इस कॉस्ट मैनेजमेंट में हम लोग करेंगे क्या। तो ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली कॉस्टिंग मैनेजमेंट है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कुछ भी इसका नाम दे लीजिए। आजकल ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से आपके कोर्स में है। तो इसके अंदर हमें करनी क्या है, टू मैनेज कॉस्ट। इसमें हमें क्या करनी है, मैनेज कॉस्ट करनी है। अकाउंटिंग इसके नाम जरूर लगा हुआ है, लेकिन हमको मैनेज करनी है कॉस्ट, नॉट टू रिकॉर्ड कॉस्ट। जो रिकॉर्ड कॉस्ट यानी कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स बनाना, हमारा कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स बनाना हमारा काम, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स बनाना काम अकाउंटेंट का है। कॉस्टिंग अकाउंट्स बनाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है डिसीजन मेकिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्लर्क जो होगा वो करेगा। तो हमें रिकॉर्ड कॉस्टिंग का काम नहीं करना, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स बनाने में नहीं है, बल्कि हमको उसके मैनेज कॉस्ट करनी है। यानी हमें सलाह देनी है, हमें क्या देना है, सलाह देनी है। क्या सलाह देनी है, क्या करें, कैसे करें, कैसे करें, कब करें। ओके, कैसे करें, कब करें, ठीक है। यानी व्हाट इज टू बी डन, वाई इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, इस चीज की हमको एडवाइस देनी है, एडवाइस टू मैनेजमेंट। तो हमें इस एंगल से सोचना है कि हमें मैनेजमेंट को एडवाइस करनी है कॉस्टिंग के बेसिस पे, ठीक है। ये नहीं समझना कि हमें कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स बनानी है। यदि हम कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स बनाने को समझेंगे बहुत परेशानी हो जाएगी, हम कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो आप कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स वाली कि नॉट टू रिकॉर्ड कॉस्ट, ये कंसेप्ट आप, ठीक है, ठीक है। हमें तो क्या करनी है, एडवाइस करनी है। हमारा काम है एडवाइस करनी है, यानी कॉस्ट बेनिफिट के बेसिस पे एनालिसिस करके हमें ये बताना है कि ये प्रॉफिटेबल है या लॉस होगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्टिंग। ये मैनेजमेंट को एडवाइस करना है, और मैनेजमेंट बाकी और फैक्टर्स को देख के डिसीजन में, वो डिसीजन हमारे माने या ना माने, ये उनका काम, ये मैनेजमेंट का काम है। हमको तो कॉस्टिंग के बेसिस पे, कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉस्टिंग रूल्स के हिसाब से ये दिखा देना है कि कॉस्टिंग के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि ये जो मैनेजमेंट होता है ये हमको एडवाइस देनी है। मैनेजमेंट के अंदर कई डिपार्टमेंट होते हैं, हाँ जी। जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट में क्या करता है, इसके यहाँ एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। एक होती है कॉस्टिंग डिवीजन और एक होती है मार्केटिंग डिवीजन। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्या है कि मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी एक्सपीरियंस्ड प्लस नॉलेजेबल पर्सन होते हैं
एक्सपीरियंस एंड नॉलेजेबल पर्सन की एक कमेटी या टीम गठित करता है। वो टीम बताती है कि कौन सा प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट डेवलप हो सकता है, नई तरह का कोर्स, यदि हम अपने कोचिंग की बात करें, किस तरह की नई चीज बन सकती है। ठीक है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मार्केट सर्वे करते हैं, मार्केट सर्वे करते हैं, कंपटीटर्स को देखते हैं, स्टडी करते हैं, मार्केट की स्टडी करते हैं और इसके बेसिस पे एक रिपोर्ट देते हैं। ओके, ये जो मार्केट डिवीजन वाले ये देखते हैं कि ये जो न्यू प्रोडक्ट है ये कब तक बिकेगा, क्या इसके पोटेंशियल है, क्या इसका फायदे हैं। ठीक है, ये कब तक बिकेगा और कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, वो ये सारे डिपार्टमेंट के हिसाब से इसका इनिशियल गेस्टेशन पीरियड कितना होगा, ये सारी चीजें ये देखते हैं। हमें केवल क्या करना है, हमें एज ए कॉस्टिंग डिवीजन हमको केवल ये डिसीजन करना है कि एज पर कॉस्टिंग कंसेप्ट, एज पर कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के बेसिस पे हमें क्या रिपोर्ट करना है कि रुपीज में, यानी न्यूमेरिकल टर्म्स में इसका क्या फायदा या नुकसान है। यानी क्या इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और क्या इसकी कॉस्ट है और ये प्लस में है या माइनस में है। ठीक है, तो ये हम उनको रिपोर्ट देते हैं। मैनेजमेंट क्या करता है, सारे डिपार्टमेंटों को कंसीडर करके फाइनल डिसीजन लेता है। तो हमारा कॉस्टिंग का काम केवल क्या है, कॉस्टिंग एस्पेक्ट्स के बारे में मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देना कि एज पर कॉस्टिंग प्रिंसिपल ये रहेगा, बाकी सारे डिसीजन इसको लेने मैनेजमेंट को। तो हमारे जो भी डिसीजंस होंगे वो केवल कॉस्टिंग एंगल से रहेंगे कि कॉस्टिंग के बेसिस पे। तो ये जो पेपर है इसमें हमें कॉस्टिंग, ठीक है, ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, तो हमें कॉस्टिंग रिकॉर्ड को, ये कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स नहीं बनाने। हमारा डिपार्टमेंट यानी हम कॉस्टिंग में क्या करेंगे, हम सारे एक्सपेंडिचर्स, ओवरहेड्स, कॉस्ट का आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट करेंगे, साथ ही साथ हम रेवेन्यू की कैलकुलेशन करेंगे, और इन सब के बेसिस पे हम अपना डिसीजन, ओके, ये डिसीजन हम अपना डिसीजन मैनेजमेंट को हम कन्वे कर देंगे। हाँ जी, बात समझ में आई। कॉस्टिंग मैनेजमेंट के अंदर हमें मैनेजमेंट नहीं करना है, हमको केवल क्या करना है, हमको डिसीजंस बताना है एज पर कॉस्टिंग एंगल। हमें केवल कॉस्टिंग एंगल से डिसीजन बताना है। ओके, तो हमें क्या है, अपना केवल हमारा जो जॉब है
job to make decisions and convey on costing point of view। ठीक है, हम कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से केवल बता देंगे, बाकी काम ठीक है, बाकी सारा काम मैनेजमेंट का है। ठीक है, और कॉस्टिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो आपने पहले भी समझी होगी इनिशियल लेवल पे, दैट इज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो अभी हम जो है दो कंसेप्ट आपको बताएंगे वेरिएबल के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपकी सारी कॉस्टिंग बहुत आसान हो जाएगी। एक है वेरिएबल, तो वेरिएबल के अंदर एक होता है वेरिएबल ओवरहेड्स, और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। अब हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं तो हम भूल जाते हैं क्या है ओवरहेड और क्या है। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल ओवरहेड्स एंड कॉस्ट को बहुत से बच्चे सिनोनिमस सब सिनोनिम्स समझते हैं। ठीक है, और गलती करते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें सेम नहीं है, आपको समझना है। ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों चीजें अलग अलग है, क्योंकि ये जो कॉस्ट है डेट इज मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। तो वेरिएबल कॉस्ट होती है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। जबकि ओवरहेड्स तो कभी भी बेटे ओवरहेड्स, और इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। क्लियर? हाँ जी, सपोज हमको दिया हुआ है मटेरियल इज 300, लेबर इज 200 एंड variable cost is 800। ओके, 1000 आइटम है तो इनकी टोटल कॉस्ट क्या होगी? तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, 3 2 5 और 8 13, सो इसकी कॉस्ट बताते हैं 13 लाख। ये गलत है, टोटल कॉस्ट इज 8 लाख, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट मींस मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो 800 में 300 200 500, दैट मींस इट इंक्लूड्स 300 रुपए का मटेरियल, 200 रुपए की लेबर एंड 300 रुपए के वेरिएबल ओवरहेड्स। तो ये कंसेप्ट आपको समझना है कि वेरिएबल कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड्स आर नॉट द सेम चीज। ओके, क्लियर? इसको यदि आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं। हाँ जी, कुछ कुछ आ रही है बात समझ में? पहला कंसेप्ट आप लिखिए, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड कॉस्ट आर नॉट द सेम थिंग। इसको यदि डिफाइन करना हो तो आप डिफाइन
डेफिनेशन लिख लीजिए कि वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स मीन्स, हाँ जी, वेरिएबल ओवरहेड मीन्स द ओवरहेड्स overheads which varies, वेरिएबल ओवरहेड के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ जी, वेरिएबल ओवरहेड्स के तीन पार्ट होते हैं। indirect material, indirect labor and indirect expenses. Indirect material always varies according to output, यानी प्रोडक्शन। Indirect expenses always varies according to hours, that is labor hours, labor hours। ओके, अभी तक जो हम पढ़ते आए थे वो निचली क्लासेस तक, नीचे लेवल तक ठीक है, जहाँ हम कहते थे वेरिएबल ओवरहेड्स मूव्स, पहले हम पढ़ते आते थे वेरिएबल ओवरहेड्स। हेलो 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 हेलो, हेलो 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 हेलो, हाँ बोलो। हाँ जी, तो अभी तक हम पढ़ते थे वेरिएबल ओवरहेड्स वेरी अकॉर्डिंग टू आउटपुट। बेटे ये जो हम पढ़ते थे ये लाइन गलत है, ठीक है, इसको आप काट दीजिए, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड्स के भी तीन पार्ट होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल जो है दैट ऑलवेज वेरीज अकॉर्डिंग टू द आउटपुट, जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलवेज वेरीज अकॉर्डिंग टू द लेबर आवर वर्क्स। लेकिन जो इनडायरेक्ट लेबर है ये क्या है, ये मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। इट इज अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट डिसीजन। ये किसके हिसाब से होता है, जो भी मैनेजमेंट का डिसीजन होता है उसके हिसाब से होता है। इट इज अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट डिसीजन। ओके,
अब यदि, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट डिसीजन, तो हमने पढ़ा था कई बार पीस मील में पेमेंट दिया जाता है। पीस मील में यानी आउटपुट के हिसाब से दिया जाता है, कई बार आवर्स के हिसाब से दिया जाता है, कई बार कोई इंसेंटिव स्कीम के हिसाब से दिया जाता है। प्रैक्टिकली ये दो मेथड जनरली यूज होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेट इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू आउटपुट, यदि आउटपुट से, और ये आवर से, किसी भी मेथड से, तो जिस मेथड से दिया हुआ हो, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है इनडायरेक्ट लेबर आउटपुट से हो, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, एग्जाम में कुछ भी नहीं दिया हुआ, एग्जाम में कुछ भी नहीं दिया हुआ, एग्जाम में वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तब हम क्या करेंगे, हम उस केस में ऑल वेरिएबल ओवरहेड्स को हम एज्यूम करेंगे, ऑल आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसलिए इसको हमेशा हम आवर्स के बेसिस पे लेंगे, आवर्स के बेसिस पर लेंगे। हाँ जी, यहाँ पे बात क्लियर होती है। हमेशा क्या करेंगे, हम आवर्स के बेसिस पे लेंगे। ओके, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, हम फिक्स कॉस्ट की बात ही नहीं कर रहे, हम जो वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट में जनरली हम वेरिएबल ओवरहेड्स को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मानेंगे इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है तो हमें क्या करना होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल को हमेशा हम लेंगे क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। वैसे तो हम कई बार पढ़ते थे, एलोकेशन में भी पढ़ा होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल को हमेशा मटेरियल कंज्यूम के हिसाब से लेते थे, यानी आउटपुट के हिसाब से ही समझ लीजिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमेशा आवर्स से लेते थे। इनडायरेक्ट लेबर को कैसे लेते थे, जो भी मैनेजमेंट का सिस्टम हो, जो भी लेबर को पेमेंट देने का सिस्टम हो, आउटपुट के बेसिस पर या आवर्स के बेसिस पर, जिस तरह का भी सिस्टम हो उस तरह से हम लेंगे, ठीक है। ये कुछ नया आपने सीखा होगा, पुराने जो अब तक कॉस्टिंग पढ़े हैं, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझिए। और अपनी जो पूरी कॉस्टिंग है वो काफ़ी कुछ इस पर डिपेंड करेगी, तो इसको आप थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ के चलिए। ओके, हाँ, तो ये हमने थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक बताया वेरिएबल कॉस्टिंग के बारे में। अब हम जो है थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। बहुत ही रिलीवेंट
इन कॉस्टिंग, दैट इज रिलीवेंट कॉस्ट के बारे में हम बताएंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं आपसे रिलीवेंट कॉस्ट। रिलीवेंट कॉस्ट जिसको हम लोग फ्यूचर कॉस्ट कहते हैं, और या इसको डिफरेंट कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो रिलीवेंट कॉस्ट क्या होती है? तो रिलीवेंट कॉस्ट को हम समझेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमें समझना है इस रिलीवेंट कॉस्ट का मतलब क्या है। रिलीवेंट कॉस्ट का मतलब है जो भी कॉस्ट डिसीजन लेने में काम आती है या तो यूज होती है, जिसके बेसिस पर हमें डिसीजन लेना है, यानी प्रेजेंट कॉस्ट रिलेवेंट नहीं हो सकती। प्रेजेंट कॉस्ट रिलेवेंट नहीं हो सकती। रिलेवेंट क्या होती है? ओनली फ्यूचर कॉस्ट। क्योंकि डिसीजन हम हमेशा डिसीजन किसके लिए लेते हैं? डिसीजन हमेशा फ्यूचर के लिए हम डिसीजन लेते हैं, फ्यूचर के लिए डिसीजन लेते हैं। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कह दीजिए। तो ये हमेशा फ्यूचर कॉस्ट होती है। ठीक है, दूसरी रिलीवेंट कॉस्ट हर अल्टरनेटिव में डिफरेंट होती है। हर अल्टरनेटिव की डिफरेंट होती है इफ सेम कॉस्ट फॉर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स तो वह इररिलेवेंट हो जाती है। समझ में आया कि भाई जिस कॉस्ट को, देखो हम एक दुकान से माल खरीदने गए, एक हमने ये अपना मार्कर हमको परचेज करना है, मार्कर परचेज करना है। अब मार्कर परचेज करने के लिए हम लग्जर का मार्कर खरीदते हैं, कैमलिन का मार्कर खरीदते हैं, या अदर कोई तीसरी कंपनी का खरीदते हैं। इसका मार्कर है 20 रुपीज का, इसका भी मार्कर 20 रुपीज का, इसका भी 20 रुपीज का। तो कॉस्टिंग के डिसीजन में कोई फर्क पड़ेगा? क्वालिटी वाइज अलग चीज है। कॉस्टिंग के डिसीजन में कि जो हमारा बजट है या जो कॉस्ट है, वो चाहे ये खरीदें या ये खरीदें, तो कॉस्टिंग के हिसाब से
दिस इज इररिलेवेंट। या ये आप समझिए लेक्चर का ही मार्कर हम 3 दुकानों से खरीदते हैं, ए कंपनी से, बी कंपनी से, सी कंपनी से, तीनों ही 20 का दे रहे हैं, इररिलेवेंट है हम ए से खरीदें, बी से खरीदें या सी से खरीदें। लेकिन अगर ए देता है 25 का, बी देता है 26 का, सी दे रहा है 20 का, तो ये कॉस्ट रिलीवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। हाँ, तब हम लिखेंगे कि ये हमारे को सबसे इकोनॉमिक रेट पर दे रहा है, यानी लेस कॉस्ट पे दे रहा है, तो हमें वी शुड गो फॉर सी कंपनी। यानी यहां पर आप देख रहे हैं ये कॉस्ट यदि सेम है, ठीक है, तभी ये रिलीवेंट है। ओके, अब ये क्या है, यदि मार्कर हमारे ऑलरेडी 10 मार्कर हमारे स्टॉक में हैं, 10 इसके हैं, 10 इसके हैं, ठीक है, अभी मार्कर हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ऑलरेडी प्रेजेंट में है, तो ये रिलीवेंट है नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी खर्च हो चुका है, ऑलरेडी संक कॉस्ट है। हमें केवल फ्यूचर डिसीजन के लिए काम करना है, ठीक है। क्योंकि कुल मिला के इसका मतलब क्या हुआ कि रिलीवेंट कॉस्ट वो होती है जो हमें हेल्प करती है डिसीजन लेने में, यानी हमको असिस्ट करती है, हमको सहायता देती है, ठीक है, वही कॉस्ट रिलीवेंट है। जिस कॉस्ट से हमें डिसीजन लेने में कोई मदद नहीं करती, ठीक है। और हम दूसरे एंगल से कह सकते हैं कि वो कॉस्ट, जो कॉस्ट, यानी कुल मिला के हम इसको कह सकते हैं कि जो कॉस्ट डिसीजन मेकर के, जो कॉस्ट डिसीजन मेकर के काम की है, जो कॉस्ट डिसीजन मेकर के काम की है, जो डिसीजन को इन्फ्लुएंस, दैट इज प्रभावित कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है कि हमें ए से लेना है और बी से लेना है और सी से लेना है, ये हमारा प्रभावित कर सकती है, तो दैट इज रिलीवेंट कॉस्ट, दैट इज रिलीवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग। ओके, तो कुल मिला के रिलीवेंट कॉस्ट में हमने क्या समझा, जो हमारे को डिसीजन लेने में काम आती है, हमारे लिए रिलीवेंस है उसकी कि हम कहाँ से खरीदें, ठीक है। तो हम बस और समझने के लिए कुल मिला के ये समझिए, यदि हम उसके बेसिस पे हम कहाँ से खरीदें, हम कहाँ से खरीदें, कब खरीदें, इन सब में जो सहायता करती है तो वो है रिलीवेंट कॉस्ट। कहीं से भी ले लो, कहीं से भी ले लो, कॉस्ट का कोई फर्क नहीं, कॉस्ट का कोई फर्क नहीं, ये हमारी हो गई इररिलेवेंट कॉस्ट। ये हमारी कौन सी हो गई, दैट इज इररिलेवेंट कौन, क्यों इररिलेवेंट, ये हमारे काम की नहीं,
इस पर हमें डिसीजन ही नहीं लेना, डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि किसी से भी ले लो, ए बी सी से, ये हम डिसीजन क्या, ठीक है, क्योंकि अगर ये सब कॉस्ट है तो ये इनका, इसमें से ए को करना है, बी को करना है, तो इसका जो डिसीजन होगा ये इस कॉस्ट के आधार पर डिसीजन नहीं होगा, नहीं होगा, और कोई आधार हो सकता है, और कोई आधार हो सकता है। मान लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डिफर हो सकती है, मान लो यहाँ 15 रुपए लगते हो, या 20 रुपए लगते हो, या 25 रुपए लगते हो,